जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करेंगे मूल विधि के भाग 10 पे। इससे पहले हम लोग 9 पार्ट पढ़ चुके हैं मूल विधि के, जिसमें मैंने कुछ बात की है। इसके अलावा जनहित याचिका और आरटीआई, और आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं आपका बीएनएस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 7वीं क्लास में आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त समरी दे दी थी। तो आज हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? बीएनएस पढ़ रहे हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो कानून आए हैं अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं, 2023 में आए हुए हैं। उसके बाद की पहली वैकेंसी आपकी जो है ये आई हुई है। तो ये आपके क्या है, इससे सवाल बनने के चांसेस रहेंगे, इसलिए क्या है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ उतनी सफिशियंट है, मैं बहुत ज्यादा फालतू की चीजें भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आई हैं वो चीजें मैंने इंक्लूड की हैं, जो नए नए चेंज हुए हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और मैंने एक पढ़ाने का पैटर्न, क्योंकि मूल विधि एक ऐसा है कि जिसे हम लोग भूलते जल्दी हैं, तो उसके लिए मैंने एक पैटर्न भी अपनाया हुआ है पढ़ाने के लिए। वो पैटर्न ये है कि जब भी हम कोई क्लास लेंगे तो उससे पहले की 2 क्लासों का क्या करेंगे, पहले हम रिवीजन करेंगे 10-5 मिनट, देन उसके बाद फिर हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्लास 8 का रिवीजन करेंगे और क्लास 9 का रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद हम क्लास 10 की ओर जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई हम लोग को अच्छे से? तो आज हम लोग क्लास 8 का रिवीजन करते हैं, 8वीं क्लास का। देखिए 8वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 1 में धारा 1 से लेके 3 तक थी, जिसमें धारा जो पहली थी, पहली धारा मैंने बताया था क्या क्या था आपका। पहले में आपका इसका संक्षिप्त नाम होगा, नाम क्या होगा इसका नाम होगा बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा क्या होगा, कब से लागू होगी, तो लागू कब से होगी, मैंने बताया था 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी। राष्ट्रपति के साइन कब हुए थे? 25 दिसंबर 2023 में हुए थे। तो जिस साल ये पारित होता अधिनियम वही साल इसका वर्ष होता है। ठीक है, तो 2023 में पारित हुआ, तो इसलिए इसको 2023 का कानून कहते हैं। इसके बाद इसमें मैंने बताया था एक्ट नंबर क्या होगा आपका 45। ठीक है, तो पहले में क्या दिया गया है, कब जो है इसका संक्षिप्त नाम क्या है, कब ये लागू होगा, तो बताइए 1 जुलाई 2024 से। कहाँ कहाँ ये लागू रहेगा मैंने ये बताया था, तो पूरे भारत में, और भारत के जो समुद्री तट है उससे 12 नॉटिकल मील तक, यानी प्रादेशिक सीमा जो होती है वहां तक ये लागू रहेगा। तो ये हो गया। अब धारा 2 में हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, 2-3 में मैंने बताया था आपको, बताया था 3 से क्या है, 3 अक्षर का नाम बालक, मैंने बताया था 3 में बालक को परिभाषित किया गया है। 2-4 में मैंने बताया था, 4 मतलब फोर्जरी यानी कूटकरण। ठीक है, बताया था आपको। इसके बाद हमने बताया था 2-21। देखिए 21 में क्या है, मैंने बताया था कि 21 में होती जंगम संपत्ति। इसके लिए मैंने बाकायदा आपको ट्रिक बताई थी कि जंगम संपत्ति 21 में होती है, जंगम संपत्ति। इसके बाद 2-24 मैंने बताया था, आपको याद दिलाया था कि 2-24 को ऐसे याद रख सकते हो 2024। तो 2024 में ही आपराधिक कानून लागू हुए थे। तीनों कानून कब लागू हुए थे? 1 जुलाई 2024 में, यानी 2024 के मिड में ये लागू हुए थे। तो 24 याद रखना कि 2024 में क्या अपराध ज्यादा था, इसलिए ये कानून लागू हुए। तो 2-24 से क्या है, 2-24 से मतलब अपराध। ऐसे छोटी छोटी चीजों से क्या है कि हम ये हमारी चीजें माइंड से उतरती नहीं, इसलिए हम छोटे छोटे एक प्रकार से एक ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, 2-24 पर 2-28 मैंने बताया था। आप में से जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी मूल विधि पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? लोक सेवक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और लोक सेवक जिसमें यानी एसआई बनने पढ़ रहे हैं, एसआई बनने के लिए, एसआई बनने के लिए जर्नल के लिए जो एज होती है वो कितनी होती है? 28 साल। यानी कि कोई भी व्यक्ति कब तक ऐसा वो बन सकता है एसआई? 28 तक। तो 2-28 में क्या है? लोक सेवक। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया आपको क्या होता है, अगली धारा कौन है? 2-31 में मैंने बताया था क्या था, पहले संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में। अभी ये क्या हो जाएगा? मूल्यवान प्रतिभूति। संपत्ति मतलब क्या होता है? मूल्यवान प्रतिभूति। तो 31 में क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति। इसके बाद 2-36 में, जब 36 में 36 गुण मिलते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। तो ये क्या है? सदोष लाभ। इसमें क्या है? 36 में सदोष लाभ, यानी अपने फायदे के लिए दोष कुछ कर रहा है, यानी अपराध करना। ठीक है, 2-37 में क्या होता है? सदोष हानि। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे अध्याय 2 के आपके जो भी परिभाषाओं वाली धाराएं थी वो सारी आपकी ये होगी, मैंने भी ट्रिक बताई थी आपको। इसके बाद हम लोग धारा 4 में बात करते हैं। धारा 4 में क्या है? देखिए
हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए लोग तेजी में पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल्स में पढ़नी हो चीजें तो आप पिछली क्लास से देख सकते हैं आराम से। तो इसमें धारा 4 में क्या है, मैंने बताया था 4 डंडे लगेगी तो आदमी सही हो जाएगा, यानी कि 4 में दंड है। और दंड कितने प्रकार का बताया गया है, 6 प्रकार का। पहले कितने प्रकार का था, 5 प्रकार का। छठवां प्रकार कौन सा पढ़ाया गया था, आपका छठवां प्रकार पढ़ाया गया सामुदायिक सेवा, जो किस में जोड़ा गया है, अभी बीएनएस में जोड़ा गया है, बीएनएस में जोड़ा गया है। इससे पहले आईपीसी में नहीं था वो। ठीक, अब धारा 11 की बात करते हैं। मैंने बताया 1 और 1 11, लेकिन यहाँ 1 और 1 कितना होगा, 1 रहेगा, यानी एकांत प्रतिरोध, यानी अकेले में व्यक्ति को बंद करना। एकांत प्रतिरोध के लिए मैंने बताया था कितने कितने टाइम के लिए हो सकता है, 6 महीने तक की सजा के लिए, 1 महीने के लिए, 6 से 1 साल की सजा में 2 महीने का एकांत प्रतिरोध दिया जा सकता है, और 1 साल से ऊपर की सजा में आपको 3 महीने का अधिकतम एकांत प्रतिरोध दिया जा सकता है। तो पूछे अधिकतम कितने दिन का एकांत प्रतिरोध दिया जा सकता है, तो 3 महीने का। और पूछ दे लगातार कितने दिन तक आपको एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, तो 14 दिन। एकांत परिरोध क्या होता है, मतलब तुम्हें अकेले कमरे में निरुद्ध कर दिया, कोई और ना हो उसमें, ठीक है, तो उसे बोले एकांत परिरोध। धारा 11 में हो गया ये। अभी हम लोग इससे ही समझेंगे। अभी 1 11 हो रहा है, अभी 1 और इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगठित अपराध जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अभी हम लोग आगे से हम पढ़ेंगे। हम लोग आगे बात करते हैं इसी में। इसी में आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए धारा 11 तक हो गई, अध्याय 2 खत्म हो गए। अध्याय 3 में आते हैं। देखिए अध्याय 3 में क्या क्या रखा, पहले अध्याय 3 में समझते हैं क्या। देखिए अध्याय 3 में आपका दिया साधारण अपवाद। साधारण अपवाद का मतलब क्या है कि ऐसे कृत्य इसमें दिए गए हैं जो क्या है, अपराध नहीं, सॉरी इसमें दिया गया साधारण अपवाद मतलब इसमें ऐसे कृत्य दिए गए हैं जो आपके अपराध नहीं होंगे, वो कृत्य दिए गए हैं। तो इसमें ये बताएगा कौन कौन से कृत्य अपराध नहीं होंगे, तो हम लोग एक पढ़ेंगे। सबसे पहले धारा कौन है, 14। तो 14 में आपको ये बताया गया है, विधि द्वारा बाध्य होकर तथ्य की भूल में किया गया कोई कार्य क्या है, अपराध नहीं होगा। यहाँ क्या दिया गया, विधि द्वारा बाध्य और तथ्य की भूल, यानी तथ्य की भूल क्या है, माफ है, लेकिन विधि की भूल क्या है, माफ नहीं, विधि द्वारा बाध्य होना चाहिए। जैसे क्या है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने हमको किसी के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए कि आप भीड़ पर गोली चला दो, हमने चला दी गोली, इसमें हम अपराधी नहीं, क्योंकि हम अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के प्रति क्या थे, बाध्य थे, ठीक है। और ये मान लो सपोज करो कभी क्या है, जैसे मान लो हमसे हमारे मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि फला फला व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। मैं भली बात ही जानता था कि हाँ ये फला व्यक्ति, मैंने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले गया मजिस्ट्रेट के पास। बाद में मुझे पता चला कि वो व्यक्ति वो नहीं था, यानी यहाँ क्या हो गया, तथ्य की भूल हो गई, तो ये भी क्षम हो जाएगा। ये धारा किसमें, 14 में। 15 क्या कहती है, 15 हमसे ये कहती है कि जो न्यायाधीश का कार्य है वो क्या है, क्षमा, यानी न्यायाधीश यदि किसी को फांसी की सजा दे देते हैं तब भी वो क्या है, क्षम्य कृत्य है, मतलब वो क्या है, विधि द्वारा आबाद होकर कार्य कर रहे हैं। धारा 16 ये कहती है, न्यायाधीश के आदेश पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है, क्षम्य है। इसके बाद धारा 18 मैंने बताई थी, जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आपको ऐसे भी याद हो जाएंगी। धारा 18 में जो है ये बताया जाता है कि कोई हम लोग मतलब विधि सम्मत कार्य, यानी कि जो कानून के हिसाब से सही कार्य है, वो कार्य हम पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं, और उसमें कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की चोट लग जाती है, तो वो अपराध नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सपोज करो आप घर बना रहे हैं, आपने पूरी सावधानी बरती है घर बनाते समय, और आप क्या है, विधि द्वारा सम्मत होकर, यानी कि आप कोई गैरकानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ईंट गिर जाए मान लो अचानक वहां छत से, और वो नीचे किसी व्यक्ति को लग जाए, वो मर जाए, तो ऐसे में क्या होगा, आपका ये कृत्य क्या हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा, ठीक। लेकिन साबित आपको करने पड़ेगा कि हाँ आप विधि द्वारा मतलब सही काम कर रहे थे, आपकी लापरवाही नहीं थी वहां पर। अब 18 के बाद 20 आते हैं। धारा 20 ये कहती है कि 7 साल से कम बच्चे का, 7 साल से कम बच्चे का क्या है, कोई भी कृत्य क्या होगा, वो अपराध नहीं होगा। अभी जैसे मेरे यहाँ घटना हुई थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे आपस में, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया और उसके क्या है, लग गई चोट, वो वहीं पे मर गया, खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो ऐसे में क्या है, बच्चे 7 साल से छोटे ही थे सारे, ऐसे में क्या है, उस 7 साल के बच्चे ने कोई कृत्य नहीं किया हुआ है, क्योंकि या यदि उस बच्चे को किसी ने भड़काया है, उकसाया है, तब तो जिसने भड़काया है, उकसाया वो उसने अपराध किया है, लेकिन उस बच्चे का अपराध नहीं है। और अगर किसी ने भड़काया, उकसाया कुछ नहीं, तो किसी का अपराध नहीं है वो, ठीक है। इसके बाद करते हैं धारा 21, ये हमसे कहता है कि 7 साल से 12 साल का बच्चा हो
और वो परिपक्व ना हो, यानी कि वो अपराध के उससे आशय से परिचय ना हो, परिचित ना हो, उसका भी कोई कृत्य क्या होगा, अपराध नहीं कहलाएगा। धारा 22 ये कहता है पागल व्यक्ति का कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। धारा 31 हमसे क्या कहता है कि मतलब सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना, जैसे मान लो डॉक्टर ने आके कहा कि आपका जो है लड़का एक्सपायर हो गया, और ये सुन के कोई माता जी एक्सपायर हो गई, तो मतलब उनका हार्ट अटैक आएगा, वो खत्म हो गई। अब डॉक्टर ने तो क्या हुआ कि सद्भावना पूर्वक सूचना दी थी, उसने तो अपना सद्भावना पूर्वक बताया था कि हाँ भाई, उसने अपनी एक जानकारी दी थी जो घटना हुई थी। अब ऐसे में कोई सुन के उसे क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे धारा 31 मैंने पहले बताया, 231 बताया था मूलवान प्रतिभूति। अब मान लो सपोज करो 231 के तहत ही बताया जाए किसी को कि तुम्हारी मूलवान प्रतिभूति किसी ने ले ली, चोरी कर ली, तुम्हें सूचना दी जाती 31 के तहत, और वह व्यक्ति सुनते ही क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो क्या होगा, ये अपराध नहीं हुआ कोई भी, ठीक है। 31 तक समझ में आ गया। इसके बाद आप समझो 34 से लेकर 44 तक, कहां से 34 से लेकर 44 तक आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार कहां से कहां तक है। तो आपको याद रखना धारा 34 से लेकर 44 तक है। प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार आपको कहां से कहां तक है, 34 से 44 तक है। मैं बताऊंगा प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार क्या होता है। प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार मतलब ये होता है कि मान लो कोई मेरे ऊपर हमला करने आ रहा है तो मैं अपने बचाव में क्या कर सकता हूँ, या मान लो कोई मेरी संपत्ति को नुकसान कर रहा है तो मैं अपने बचाव में क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे कृत्य क्या होंगे, अपराध नहीं होंगे जो प्राइवेट प्रतिष्ठा में किए गए होंगे। वही चीज यहाँ से बताई गई 34 से लेकर 44 तक। तो धारा हम लोग 34 की बात करेंगे। 34 ये कहती है प्राइवेट प्रतिष्ठा में किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं होगा। धारा 35 हमारी क्या बात करती है, 35 हमारी कहती है शरीर एवं संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार हमें है। यानी इसमें ये कहा गया 35 में हमें अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार हमें है, और हमें क्या है, अपनी संपत्ति अन्य किसी व्यक्ति की संपत्ति का भी प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है। मान लो मेरे सामने किसी महिला के साथ बलात्संग हो रहा है, ठीक है, तो अब उससे बचाने के लिए हम किसी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। ये हमें क्या है अधिकार कौन दे रहा है, हमारी बीएनएस बता रही है हमको, लेकिन हाँ प्रूव आपको करना पड़ जाता है। तो ये चीज होगी आपको 34-35 होगी। इसके बाद 37 वो कहता है कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार आपको नहीं है। जैसे मान लो कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, और कर्तव्य का पालन करते हुए यदि वो आपको रोक रहा है कुछ भी है, जैसे मान लो जल्लाद आपको फांसी चढ़ा रहा है, तो ऐसे मामले में, या मान लो कोर्ट आपको सजा दे रहा है, तो ऐसे मामलों में आपको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं है। दूसरा, कोई व्यक्ति लोक सेवक के आदेश पे कोई कार्य कर रहा है तो उसके संबंध में आपको क्या है, प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं। तीसरा, आपके पास समय है कि आप किसी व्यक्ति की मतलब लोक सेवक की सहायता ले सकते हैं, ऐसे मामलों में प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार नहीं है आपको। तो ये कितना हो गया, धारा 37 होगी। अब धारा 38 की बात करते हैं। देखो धारा 38, 39 और 40, और यहाँ पे 41, 42 और 43 दोनों सेम है। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें शरीर की प्राइवेट प्रतिष्ठा की बात की गई है, यहाँ संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा की बात की गई बस। देखो 38 यह कहता है कि हम शरीर के प्राइवेट प्रतिष्ठा के संबंध में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, यानी किसी को जान से भी मार सकते हैं। वो कंडीशन बताई गई है 6-7, वो कौन कौन सी कंडीशन है। देखो पहले बताइए कि अगर यदि कोई आपके ऊपर इस आशय से हमला करे, या मान लो जिसमें आपकी घोर उपत्ति या मृत्यु होनी कारित हो की संभावना हो, जहां आपको लगे कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुझसे इस चीज से हमला करा है, इसमें मेरी जान चली जाएगी, या इसमें मैं मर जाऊंगा, या मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाएगी, ऐसे मामलों में आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। दूसरा, बलात्संग के मामलों में आपको मृत्यु कारित करने का अधिकार है। तीसरा, अप्राकृतिक यौन अपराध जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था 370 धारा जैसे थी, तो उसमें अप्राकृतिक यौन अपराध के संबंध में आपको क्या है, प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है। 3, अम्ल आपके ऊपर कोई फेंकने का प्रयत्न कर रहा है, जैसे मैंने महिलाओं पर कोई अम्ल फेंकने का प्रयत्न कर रहा है या अम्ल फेंक देता है, ऐसे कंडीशन में उसको अगर सामने वाले व्यक्ति को मार दे तो उसको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, 4 हो गए। 5वें की बात करते हैं। इसमें आपको जैसे अपहरण और व्यापहरण है आपका, यदि कोई व्यक्ति आपका अपहरण करता है, व्यापहरण करता है, इसमें आपको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है। 6वां ये कहता है कि सदोष परिरोध, परिरोध का मतलब होता है 4 दीवारी में आपको बंद कर देना। अवरोध मतलब होता है एक साइड से अवरोध लगा देना, 3 साइड आपकी खुली हुई, एक साइड आपकी बंद है। परिरोध का मतलब होता है चारों तरफ से आपको बंद कर दीजिए। जैसे परिधि होती है ना, परिधि कैसे होती है, चारों तरफ से होती है ना, वहीं से परिरोध बना है, मतलब चारों तरफ से आपको बंद कर देना। और ऐसे में आप किसी की मदद बिना ले सके, ऐसी स्थिति हो, तब क्या है, आपको प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है। 38 कहता है शरीर संबंधित प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार में मृत्यु कारित कर सकते हो। 39 ये कहता है कि मृत्यु से भिन्न कब कार्य कोई कर सकते हो, यानी कि आप ये कोशिश करो किसी की जान न जाए,
तो ये कौन कहता है? 39 कहता है। 40 हमसे ये कहता है प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार जब से आपके ऊपर खतरा स्टार्ट हो, ठीक, तब से लेकर जब तक आपके ऊपर से खतरा टल ना जाए तब तक आपको प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार बना रहेगा। 41 का कहता है संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में कब किसी की मृत्यु कारित कर सकते हो। इसमें कब मृत्यु कारित कर सकते हो? देखो, जब आपके आयुध से मतलब कोई विस्फोटक सामग्री से आपके जो रहने वाले स्थान है उसे क्षति कारित करता हो, या रात्रि गृह अतिचार जो होता है, यानी रात में कोई आपके घर में घुस गया, आप जान गए कि हाँ फलाने चोर घुस गया, आपने सोचा कि मैं बचाव करूंगा, वो आपके ऊपर हमला कर दे, ऐसी स्थिति में भी आपको ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो क्लास आप डिटेल्स में पढ़ोगे उसमें पूरी चीजें बताई हुई है अच्छे से। तो आपका 41 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 42 की। 42 में क्या दिया गया है कि हम लोग संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार में कब किसी व्यक्ति को मृत्यु से भिन्न कोई सजा दे सकते हैं, यानी कुछ और कारित कर दे। मान लो सपोज पर कोई चोर आया है, ठीक है, या कोई आयुध वाला आया है, मैं उसकी टांग तोड़ दूं, उसकी मृत्यु न करूं, वो चल ना पाए, भाग ना पाए, तो वो वाली बातें बताई गई इसमें। 43 ये कहता है कि संपत्ति संबंधित प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार कब से शुरू होता है, कब तक रहता है। तो जब इसमें भी वही खतरा जब से शुरू हो और जब तक खतरा खत्म ना हो जाए उस चीज के, तब तक प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार रहता है। यह अध्याय हमने कौन सा पढ़ लिया? 3। अध्याय 4 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अध्याय 4 में देखो क्या क्या बताया गया है, आपको समझिए हम लोग। अध्याय 4 में जो बताया गया है, अध्याय 4 में 65 से लेकर 62 तक धाराएं हैं। इसमें आपको 2 चीज समझाई गई है। एक तो दुष्प्रेरण कौन जाता है, दुष्प्रेरण, और दूसरा है आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है। इसमें आपको 2 चीजें एक्सप्लेन की गई, किसमें? अध्याय 4 में, ठीक है। आप समझिए 45 में क्या बात की गई? दुष्प्रेरण की बात की गई है। दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है, किसको? दुष्प्रेरण को। आप लोग ऐसे लिख के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी ज्यादा समय तक याद रहेंगी और जल्दी चीजें याद होंगी और इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा। दूसरा 46 में बताया गया दुष्प्रेरक कौन होगा? जो दुष्प्रेरण कर रहा हो, यानी जो झूठी खबरें फैला रहा हो, वो क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाएगा? दुष्प्रेरक। 47 क्या कहता है? भारत के बाहर की किसी घटना का भारत के अंदर दुष्प्रेरण। मान लो सपोज कर बांग्लादेश में कोई जैसे हिंदुओं के साथ में घटनाएं हुई, उसका दुष्प्रेरण भारत में करना, देखो वहां के हिंदुओं के साथ ऐसा मुसलमान कर रहे हैं और इस चीज को लेके यहाँ तो फैलाओ, यहाँ पे क्या होगा? एक प्रकार से अराजकता आएगी। तो ये दुष्प्रेरण किसमें अपराध है? 47 में। और मान लो 48 की बात करते हैं। 48 में क्या है कि भारत की किसी घटना के भारत के बाहर दुष्प्रेरण। मान लो जैसे क्या हुआ कि किसी के साथ यहाँ घटना हुई, धार्मिक घटना हुई, कोई भी घटना हुई, उसको लेकर क्या हुआ, हम अदर कंट्रीज में फैला रहे, देखो वहां उनके साथ वैसा हो रहा है, देखो ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इससे क्या होगा? बाहरी देशों में क्या होगी? अराजकता होगी जाके। तो ये क्या होगा? 48 भारत के अंदर की किसी घटना का या आपराधिक अपराध का भारत के बाहर दुष्प्रेरण, 47 अंदर दुष्प्रेरण, ठीक, समझ आ गए। अब हम लोग बात करते हैं आगे धारा 48 की, सॉरी 48 हो गई अपनी। हम बात करते हैं 55 की। धारा 55 ये कहती है आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडित अपराधों का दुष्प्रेरण। किससे किससे? आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडित अपराधों का दुष्प्रेरण, ठीक है। 59 क्या कहता है? 59 हमारा ये कहता है, 59 और 61, हाँ 59 हमारा ये कहता है कि जैसे मैं लोक सेवक हूँ, मुझे जिस कृत्य के लिए रखा गया है, मानो सपोज करो मुझे कोई अपराध रोकने के लिए रखा गया है कि आप ये फला फला अपराध रोकेंगे आप, और मुझे उसकी जानकारी हो, मुझे रोकने के बजाय मैं उसको छिपाऊं उस अपराध को, तो इसके लिए क्या है? मुझे दंड मिलेगी। लोक सेवक के लिए ये, यानी कि लोक सेवक की नियुक्ति जिस कृत्य को रोकने के लिए किया गया है उसको जानकर छिपाना दंड है। किसमें कहा गया? 59 में। 61 की बात करते हैं। 61 में बताया गया आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में देखिए, आपराधिक षड्यंत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ ली। कुछ ऐसी परिभाषाएं होती है जिनको आपको समझना है। जैसे आपसे पूछेगा आपराधिक षड्यंत्र के बारे में पूछ लेगा, बलवा के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपसे जो है डकैती के बारे में पूछ सकता है। जो ऐसी कुछ परिभाषाएं हैं जो जिनके बारे में पूछ सकता है कि हाँ ये कैसे बनती है। यहाँ पर क्या होता है? व्यक्तियों की कंडीशन लागू होती है। आपराधिक षड्यंत्र में क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य कर रहे हो, या कोई वैध कार्य अवैध साधनों से कर रहे हो, या कोई अवैध कार्य अवैध साधनों से कर रहे हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो और या तो कार्य अवैध हो या तो कार्य अवैध साधनों द्वारा किया जा रहा हो,
ठीक है। और समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए वो लोग क्या है, आपराधिक कृत्य करते हैं, यानी सबका उद्देश्य एक ही है, सब लोग मिलकर एक ही चीज करना चाहते हैं कि आप फलाने को मार दो, ढिकाने के यहाँ बम गिरा दो, यहाँ ये कर दो, तो वो क्या होगा, सब आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे। कौन सी धारा, 61। ये हमारा रिवीजन हो गया 8वीं क्लास का। ओके, अब हम लोग 9वीं क्लास का रिवीजन करते हैं, जो हम लोग 9वीं भाग पढ़ा हुआ है इसका रिवीजन करते हैं हम लोग। देखिए 9वीं क्लास में हम लोग रिवीजन करते हैं अध्याय, इसमें क्या है, ये मैं बता दूं अध्याय 5, अध्याय आपके लिए क्या कहते हैं 3 में क्या है मैंने बताया, साधारण अपवाद एवं प्राइवेट प्रतिष्ठा है। अध्याय 5 में महिलाओं एवं बच्चों संबंधित लैंगिक अपराध जो है, यानी बलात्कार वाले जो अपराध हैं वो है। और धारा 6 में, सॉरी अध्याय 6 में जो है उसमें मानव शरीर से संबंधित जो अपराध है वो, और 17 में जो है संपत्ति संबंधित, अध्याय 17 में क्या संपत्ति संबंधित अपराध है। ये तीनों चारों जो मैंने बता दी, ये अध्याय के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अध्याय 5 की बात करते हैं। देखिए अध्याय 5 में क्या बताया गया है, धारा 63 में बलात् संघ को परिभाषित किया गया। किसको, बलात् संघ यानी बलात्कार को परिभाषित किया गया। 64 में बलात् संघ के लिए दंड है, किसमें, 64 में कितने साल का, 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक। इसके बाद 65 में क्या है, 64 के बाद 65 में क्या है, देखिए धारा 65 में ये बताया गया कतिपय अपराधों में दंड, कतिपय मतलब कुछ ऐसे हीनियस क्राइम होंगे जिनके लिए दंड है। जैसे इसमें क्या है, 12 वर्ष से कोई कम उम्र की लड़की है, उसके साथ अगर बलात्कार हो रहा है तो ऐसे मामलों में दंड है। इसमें क्या 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, और यहाँ आजीवन कारावास का मतलब जब तक वो व्यक्ति की जीवन भर, यानी जब तक उसकी मृत्यु में जेल में नहीं हुई तब तक। तो ये 64-65 हो गया। इसके बाद बात करते हैं 66 की बात करते हैं, ठीक है। और 68-69, देखिए 66 में क्या है, 68 और 69। देखिए 69 में हम लोगों ने पढ़ा था, 69 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 69 में ऐसे 66 पहले समझ लेते हैं। 66 में क्या है, किसी की मृत्यु या विकृचित करना, यानी कि बलात् संघ में जैसे कभी कभी सुना कि बलात्कार करके किसी महिला को मार दिया, या बलात्कार के बाद कोई महिला पागल हो गई या विकृचित हो गई, ऐसा यानी मैंने अंग विच्छेद करना या ऐसा कुछ करना, तो ये धारा 66 का अपराध है। इसमें कितना, 20 वर्ष की सजा। धारा जो 65 में जो सजा है वही 66 में, और वही आगे चल के तुम्हें 70 में वही देखने को मिलेगी। तीनों का अपराध समझ लीजिए। 65 में जैसे 12 वर्ष से कम लड़की के साथ अपराध किया गया, 66 में ये कहता है कि अपराध के साथ उसकी मृत्यु कर देना या विकृचित कर देना उसको, ठीक है। तो इसके लिए सजा कितनी, 20 वर्ष से आजीवन कारावास है। और 70 में क्या है, सामूहिक बलात्कार है। कैसा है, सामूहिक बलात्कार, इसमें भी वही 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, ठीक है। अब 68 की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए धारा 68 में क्या है, धारा 68 में ये कहता है प्राधिकार में किसी के कोई व्यक्ति रह रहा है, प्राधिकार का मतलब जैसे मैं लोक सेवक हूँ, मेरे अधीन कुछ लोग काम कर रहे होंगे, डॉक्टर है उसके अधीन कुछ काम कर रहे होंगे, जेल है उसमें कुछ लोग उसके अधीन काम कर रहे होंगे, यानी कि कोई लोक सेवक है उसके अधीन कोई व्यक्ति कार्यरत है, उसके साथ मैथुन करना, यानी मान लो उसको प्रलोभन दे के, या मान लो उसको जो है एक प्रकार से जो है डरा धमका के, जैसे भी है, तो उसके लिए धारा 68 में है, यानी प्राधिकार में किसी व्यक्ति का मैथुन करना। और कितनी सजा है इसके लिए, 5 से 10 वर्ष है, ठीक है। समझ आ गया। अब हम लोग 68 पढ़ चुके हैं। 69 में देखो मैंने कायदा आपको 69 बताई थी धारा, और ये धारा अभी इसी बार जोड़ी गई है। ये 69 में क्या है, जैसे लड़के शादी का झूठा वादा करके किसी लड़की के साथ मतलब फिजिकल होते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं और बाद में शादी से मुकर जाते हैं, यानी कि शादी का झांसा देकर किसी के साथ या प्रवंचन करके यानी झूठ बोलकर किसी के साथ ये करना, तो ये धारा 69 का अपराध है। कितने साल की सजा है, 10 साल की, ठीक है। अब बात करते हैं 70 मैंने बता दिया सामूहिक बलात्कार, कितने साल की सजा है, 20 से आजीवन कारावास, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 72 में। देखिए 72 किसके लिए, ये ऐसे जैसे हम लोग कोई लोक सेवक है या कोई रिपोर्टर है या कोई व्यक्ति है, ऐसे लोगों के लिए 72 ये कहती है इन अपराधों से पीड़ित महिला, जैसे बलात्कार से पीड़ित महिला को, बलात्कार से पीड़ित लोगों को हमारे यहाँ ऐसे हीन भावना से देखते हैं कि जैसे इसने कोई क्राइम किया, इसके साथ क्राइम नहीं हुआ, इसने कोई क्राइम किया हुआ है। तो ऐसे इसीलिए सरकार ने ये कहा हुआ है, ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि उसके जो पीड़ित है उसको क्या है, समाज में एक प्रकार से कोई हीन भावना से न देखे, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए क्या है उसकी पहचान कैसे रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। तो धारा 72 वही कहती है प्रकटीकरण के लिए दंड है, यदि कोई उसकी पहचान को प्रकटीकरण करता है,
चाहे वो लोक सेवक हो, रिपोर्टर या कोई व्यक्ति हो, तो उसको सजा सजा का प्रावधान है। सजा कितने साल की है? 2 वर्ष की है। कतिपय अपराधों से पीड़ित महिला की क्या है? पहचान प्रकटीकरण पे दंड कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। ये कौन सी होगी? धारा 72। अब धारा 72 के बाद हम लोग बात करते हैं 74, 75, 76 इनमें बात करते हैं। ठीक है, देखिए धारा 74 की बात करते हैं हम लोग। 74 में बताया गया है कि किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करना, यानी कि जैसे मान लो सपोज करो किसी को हाथ पकड़ खींच ले जाना, चलो हमारे साथ ऐसा करो, ये करो, चलो वो करो, चलो। ठीक है, हम गांव की लैंग्वेज में इसलिए बताते हैं ताकि चीजें आपको उस लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं। तो किसी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करना किसमें? 74 में। 75 क्या है? लैंगिक उत्पीड़न, सजा कितनी है? 1 वर्ष की व जुर्माना। और 75 के बाद 76 मैंने बताया था आपको जब पढ़ा रहा था मैं क्लास। 76 जैसे नहीं कहते कि बहुत एक प्रचलन में सवाल है कि अभी हम कपड़े फाड़ के चले जाके 76 लगवा देंगे, तो वो 76 थी 376, लेकिन कपड़े फाड़ने से यही संबंधित है 76। ये भी क्या करना? निर्वस्त्र करना, निर्वस्त्र करना। ठीक, किसी महिला को निर्वस्त्र करना किसमें? 76 में। सजा कितने साल से? 3 साल से 7 साल तक है। ओके, अब 77 लगो। 77 में आता है 77 मतलब सी मतलब देखना, दृश्य प्रतीकता, यानी किसी महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखना या मान लो घूरना, एक प्रकार से ये सब चीजें किसमें आएंगी? 77 में आएंगी। ठीक है, और इसके लिए दंड का प्रावधान कितना है? 3 वर्ष है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 78 में। देखिए 78 में क्या है? पीछा करना किसी महिला का, क्या करना? पीछा करना। ठीक है, 78 के बाद हम लोग बात करते हैं 80, 82, 85, 86, 88 और 98 में। देखो ठीक है, ये हो गया 78। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 80 में क्या है, 82 में क्या है, 85 में क्या है, 86 में क्या है, 88 और 98 में क्या है। ठीक है, इनको हम समझते हैं। देखो 80 में तुम्हारी दहेज मृत्यु दी गई है, बहुत भी इंपॉर्टेंट ये धारा है। दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु में क्या क्या है और उसके दंड के बारे में बताया गया। देखिए दहेज मृत्यु में क्या होता है, ये बताया गया कि दहेज मृत्यु में कुछ शर्तें बताई गई हैं, इनको याद रखना। जैसे शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की मृत्यु हुई हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अप्राकृतिक मृत्यु हो, उसकी ऐसा ना हो कि किसी बीमारी से मृत्यु हुई हो या मान लो किसी वैसे मृत्यु हुई हो, अप्राकृतिक मृत्यु हो। ठीक है, सेकंड क्या है, इसके बाद सेकंड के बाद थर्ड क्या है कि उससे पहले उसके मतलब पति द्वारा या पति के नाते द्वारा उससे दहेज की मांग की गई हो या उसके लिए प्रताड़ित किया गया हो, तो वो ऐसी मृत्यु क्या कहलाएगी? दहेज मृत्यु पर कहलाएगी। जैसे आप लोग देखिएगा जब भी कभी दहेज मृत्यु की आप लोग कभी प्रार्थना पत्र आता है उसको पढ़िएगा, कभी देखिएगा, उसमें बाकायदा ये लिखा होता है साफ साफ। या कभी वकील के पास जाइए तो वो भी यही लिखेंगे कि जो है इनको मैंने 5 लाख रुपए और एक 4 पहिया गाड़ी दी थी, फ्लैट दिया था, ये दिया था, वो दिया था, उसके बाद भी इनकी जो है भूख नहीं मिटी और ये लोग जो है अतिरिक्त पैसे की मांग के लिए, 20 लाख की मांग के लिए, 10 लाख की मांग के लिए जो है मेरी लड़की को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके चलते इन्होंने हमारी लड़की को मार दिया पैसे न देने के चक्कर में। तो यानी कि उसकी घटना को क्या दिखाया था, पहले से ये घटना चली आ रही होती हुई। ठीक है, तो दहेज मृत्यु हो गई आपकी है, इसमें सजा कितनी होती है? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। ठीक है, हो गया, आपको समझना है। 82 क्या है? देखो 7 मतलब शादी 7 वचन से संबंधित है तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक। ये भी शादी संबंधित है, 7 वचन से संबंधित तो इसमें भी 7 साल की सजा है। 82 क्या है? दोबारा विवाह करना। कोई भी पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल की सजा है। कोई पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी करती है तो उसको 7 साल की सजा है। और मतलब इसमें क्या है कि आपको अगर शादी करनी तो आप लीगली क्या कर लें, डिवोर्स ले लें। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? 7 साल की सजा। हो गया ना। अब 85 की बात करते हैं, घरेलू हिंसा या क्रूरता। ठीक है, घरेलू हिंसा देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं कि शादीशुदा महिला ही आए। घरेलू हिंसा में क्या हो सकता है कि किसी की पत्नी, बेटी, बहन या माँ भी आ सकती है। तो घरेलू हिंसा में कितने साल की सजा? 3 साल की है। और इसी क्रूरता को डिफाइन किसमें किया गया? 86 में इसी क्रूरता को बताया गया क्रूरता क्या है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 88 की। धारा 88 जो बताती है वो गर्भपात से संबंधित है। किससे? गर्भपात से, किसी महिला का गर्भ गिराना। जैसे आप अक्सर देखना जब ऐसे मुकदमे लिखे जाते हैं घरेलू हिंसा के तो उसमें ये लिखा जाता है कि इन्होंने मेरा जबरदस्ती लात मार के या ऐसे करके मेरा जो है गर्भ गिरा दिया, इन्होंने जबरदस्ती मुझे गर्भ गिराने के लिए वो क्या मेरी सहमति के विरुद्ध गिरा दिया। तो ये तो गर्भ गिराने के लिए है, गर्भ
वो करने के लिए, ठीक। और 89 क्या है कि महिला की सहमति के बिना अगर गर्भ गिरा रहे हो तो उसके लिए दंड किसमें, 89 में। ओके, समझा गया आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं 98 की। 98 में क्या देखिए, 98 धारा ये है जो आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल बताया था किससे, 1098 से। 1098 क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो 98 से क्या है, चाइल्ड, यहाँ पे क्या है कि बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना इससे संबंधित है। वेश्यावृत्ति के लिए क्या है, बच्चों को बेचना। कौन सी है, धारा 98 है। तो आज हम लोगों ने क्लास रिवीजन 8 का और 9 का हमारा रिवीजन हो, रिवीजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 8वीं क्लास के इधर। ओके, तो देखिए इसको हम लोग अच्छे समझेंगे। रिवीजन कराने के मकसद सिर्फ ये रहता है कि आप लोग भूले ना, आप लोग सिर्फ क्लास को ही फॉलो करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको लास्ट तक सारी चीजें याद हो जाएंगे अच्छे से। आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बताया था कौन कौन से भाग जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक मैंने बताया था अध्याय 5 महिलाओं से और बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराध, अध्याय 3 प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार और जो है साधारण अपवाद, और अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में। इसमें सारे कौन कौन से आएंगे, मानव शरीर संबंधित, हत्या, ठीक है। इसके अलावा जो है चोट, उपहति, ये सब इसमें आएंगे आपके। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं अपहरण, व्यापहरण, फिरौती, ये सब इसी में आएंगे आपके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, देखिए धारा 100 पढ़ते हैं। धारा 100 में क्या दिया गया, आपराधिक मानववध को परिभाषित करता है। देखो, एक होता है हत्या, एक होता है मानववध। हत्या क्या होता है, जब हम किसी चीज को प्री प्लान करके करते हैं, किसी व्यक्ति को भी मारना है, ठीक है, उसके लिए नियोजित एक योजना बनाते हैं कि हम ये लाएंगे, राइफल लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो प्री प्लान चीजें होती है वो हत्या कहलाती हैं। और जैसे मान लो सपोज करो मानववध क्या होता है कि अचानक आपका मूड खराब होगा किसी व्यक्ति पे, या मान लीजिए आप क्या है कि आपने ये सोचा नहीं था कि हाँ मतलब ऐसी घटना हो जाएगी, ठीक है, या मान लो ऐसा हो जाएगा, या मान लीजिए कि इतनी गंभीर चोट लग जाएगी इसकी मृत्यु हो जाए, समझे, तो वो सारे किसमें आएंगे, आपराधिक मानववध में आएंगे। हत्या मतलब सुनियोजित प्री प्लान होगा और मतलब उसमें आपकी मनोस्थिति होगी कि हाँ मुझे इसको मारना है। और मानव अपराधिक मानव अपराध वर्ग में क्या होगा, आपकी मनोस्थिति ये नहीं होगी, आप नहीं चाहते हैं कि उसको मैं मारूं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं धारा 100 में आपराधिक मानववध को परिभाषित किया गया, किसमें, 100 में। इसके बाद 101 में किसको परिभाषित किया गया, हत्या को परिभाषित किया गया है। अब इनसे संबंधित मैंने एक दो बात भी यही लिख दिए हैं, जैसे आग बनाम गोविंदवाद जो है, देखिए ये बात किससे संबंधित है, हत्या और मानववध के अंतर से संबंधित। कौन, आर बनाम गोविंदवाद, ठीक, किससे संबंधित है, हत्या और मानववध के अंतर से। इसके बाद केम नानावती के बाद देखिए क्या होता है, एक ये जो केम नानावती, जैसे आपने रुस्तम मूवी देखी, रुस्तम मूवी में क्या होता है, अक्षय कुमार क्या होता है, एक वो होता है, जैसे रुस्तम मूवी से मैंने संबंधित एक बात बताया, तो तुम्हारे कौन सा वाला बात बताया तुम्हारा, कौन सा था जिसमें धारा 497 क्रम जोसेफ साइनल वाद बताया था लोगों को। ऐसे ये है नानावतीवाद, इसमें क्या होता है, जैसे वो जोसेफ साइन सॉरी अक्षय कुमार क्या होता है रुस्तम में, एक नेवी ऑफिसर होता है, यहाँ पर केम नानावती भी क्या होते हैं, नेवी ऑफिसर होते हैं। दोनों चीजों को रिलेट करना आप, ठीक है। और ये क्या आता है कि अपने ड्यूटी से अपने घर जाते हैं तो अपनी वाइफ को ये है किसी अन्य पुरुष के साथ मतलब संबंध में फिजिकल होते हुए देख लेते हैं, तो इनको अचानक गुस्सा आता है, नहीं अचानक प्रकोपन आता है इनको उसके ऊपर, और ये उस व्यक्ति को मार देते हैं, किसको, जिसके साथ में उसकी इनकी वाइफ होती है। तो इसके बाद क्या है, इनका मामला जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करता है, इनको बरी कर देता है, छोड़ देता है। पहले जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो इनको छोड़ देता है, और उसके बाद क्या होता है, इनका मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट ये कहता है, इनसे कहता है कि स्टेट जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है वो ये कहता है कि इसमें इस चीज को बताता है कि जो आपने कृत्य किया ये हत्या जरूर नहीं, लेकिन ये आपराधिक मानववध है। यानी आपने क्या हुआ, गंभीर व अचानक प्रलोभन में आकर, यानी अचानक जो है गंभीर प्रलोभन में आकर, यानी अचानक तुम ऐसी स्थिति आ गई, इतना गुस्सा आ गया, आपने अचानक आकर किसी की मृत्यु हत्या कारित कर दी, तो वो आपराधिक मानववध होगा। तो ये आपके अब नानावती बात आपको समझ में आ गया। जब आप इमेजिन करेंगे ऐसी घटना हुई थी तो वो चीज आपको क्या है, बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, इस बात को समझते हैं। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य क्या है, एक धारा थी पहले आईपीसी में 303, कौन सी धारा थी, 303, और इस धारा को इस बाद में निरस्त किया गया था। ये 303 धारा क्या थी इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है जेल में, और वो बेल पे छूट के आता है बाहर,
कहाँ से आता है, बेल पे छूट के आता है बाहर, और बेल पे छूट के आने के बाद क्या कर दिया उसने, किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया। तो ये धारा ये 303 ये कहती थी कि आजीवन कारावास का दंडित कोई व्यक्ति आकर बाहर किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसको क्या होगी, फांसी होगी। ठीक है, कोर्ट ने इसको धारा को ही नष्ट कर दिया। यानी कि आप क्या है, पहली बार तो कोई व्यक्ति आजीवन कारावास में है, ठीक है, वो छूट के आ रहा है और वो मृत्यु कारित कर रहा है, तो अगर आपको ऐसी स्थिति लग रही है उस व्यक्ति की कि वो किसी की हत्या कर सकता है तो उसको बेल दो ही मत, पहली बात तो। ठीक है, सेकंड क्या है कि इसमें ये कहा गया कि मानव को जीवन जीने का अधिकार है, हम किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। तो धारा 303 को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था। किसमें, मिट्ठू सिंह वाद। आर बनाम गोविंद वाद समझ में आ गया, हत्या और मानववध में अंतर। क्या नानावती बात समझ में आ गया कि गुस्से और प्रलोभन में अचानक किया गया कार्य क्या होगा, आपराधिक मानववध होगा। मिट्ठू सिंह बात समझ में आ गया, उसमें ये कहा गया धारा 303 को हम नष्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं धारा 103 ये क्या, हत्या के लिए दंड है। हत्या के लिए दंड कितना होगा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। मृत्युदंड के लिए बहुत सारे आपके बाद हम लोग पढ़े हैं, उसमें मृत्युदंड क्या होता है, विरलतम स्थिति में दिया जाता है और कोर्ट ने बाकायदा कह रखा है कि आप किसी को मृत्युदंड देंगे तो उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ऐसी स्थिति क्या आएगी मुझे इसको मृत्युदंड देना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं इसमें आपराधिक मानववध के लिए दंड किसमें, धारा 105 में है। ठीक है, 105 में दंड कितना है, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक है, और या आजीवन कारावास, दोनों चीज हो सकती है, 5 से 10 वर्ष या आजीवन कारावास, किसमें, आपराधिक मानववध में। ओके, इसके बाद बात करते हैं 106। देखिए ये धारा इंपोर्टेंट इसलिए है कि इस धारा के बाद बहुत से ट्रक ड्राइवरों ने इसका विरोध किया था। बहुत से जो ट्रक संचालन वाले जो होते हैं संगठन थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था इस धारा का, क्योंकि इस धारा में कुछ चीजें ऐसी हैं। अब मैं बताता हूँ क्या है ऐसा। देखिए, लापरवाही या उपेक्षा, उपेक्षा मतलब उतावलेपन में, या लापरवाही, उपेक्षा मतलब लापरवाही होती है, में मृत्यु कारित करने पर दंड। यानी जैसे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या होगा, उपेक्षा या लापरवाही होगी, उसमें दंड का प्रावधान दिया है। उसमें क्या था, इसमें दंड मैंने बताया था आपको कि बढ़ाया गया है। पहले कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। पहली बार तो यही विरोध हो गया कि पहले इसमें 2 वर्ष का दंड था। ठीक है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था, उसको बढ़ा कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, लेकिन डॉक्टरों के लिए कितना रखा गया, 2 वर्ष। डॉक्टरों को मतलब जैसे क्या, डॉक्टरों द्वारा इलाज में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 वर्ष की सजा। ठीक है, अगर उसकी लापरवाही पाई जाती है डॉक्टर की तो। लेकिन इसमें एक मामला और था, मान लो किसी ट्रक ड्राइवर से, बस से या कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहां रुकता नहीं और वो चला जाता है, यानी हिट एंड रन, यानी टक्कर मार के चला गया, तो उसको सजा कितने साल की होगी, 10 साल की होगी। अच्छा, ट्रक ड्राइवर विरोध किस चीज का, या मतलब गाड़ी चालक किस चीज का विरोध कर रहे थे, विरोध इस चीज का कर रहे थे कि अगर मैं वहां रुकूंगा तो वहां मुझे पब्लिक मार डालेगी। ठीक है, और अगर मैं वहां से गया तो मुझे सजा कितने साल की होगी, 10 साल की होगी। तो इस चीज का विरोध था। पहले तो एक तो सजा बढ़ा दी यहाँ पर, दूसरी 10 वर्ष की हिट एंड रन वाले मामले में कितने वर्ष की कर दी गई। और ये सवाल आपको देखने को मिलेगा इस बार, हिट एंड रन वाला किसी न किसी शिफ्ट में सवाल आएगा। कितने वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा। तो इसी चीज का विरोध किया था वहां पर ड्राइवरों ने। इसके बाद बात करते हैं हम, 106 हो गया धारा, 108 की बात करते हैं, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। ठीक है, 108 में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, 109 हत्या का प्रयत्न 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक, और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए आई थिंक इसमें भी 10 वर्ष की सजा है। ठीक है, तो 108 हो गया आपका। हाँ देखिए, इसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या है, मैंने बताया आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए कितनी सजा है, 10 वर्ष की और प्लस जुर्माना। मैंने बताया 10 वर्ष की सजा है। ठीक, और हत्या के प्रयत्न के लिए कितनी है, 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक। ठीक है, आजीवन कारावास तक सजा है। किसमें, हत्या के प्रयत्न के लिए दंड कितने वर्ष का, 10 वर्ष से आजीवन कारावास। और जहां ये आजीवन कारावास लिखा है उसका मतलब ये माना जाता है 20 वर्ष तक। ठीक है, अगर उसने डिफाइन कर दिया कि 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक, तो यानी कि जब तक वो व्यक्ति मृत्यु नहीं उसकी हो जाती तब तक के लिए वो। ठीक है, अगर उसने नॉर्मली कर दिया 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक, तो यहाँ 20 वर्ष माना जाता है आजीवन कारावास से। 111 में बताया था कि इसी साल ये इसी बार जो बीएनएसएस में ये अपराध जोड़े गए हैं, कौन से अपराध,
संगठित अपराध 111 में, और 113 111 में क्या होगा? संगठित अपराध। 112 में छोटे संगठित अपराध है। 113 में क्या है? आतंकवादी कृत्य के लिए दंड की बात की गई। कितने? 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। किसमें? आतंकवादी कृत्य के लिए। इसके लिए वैसे अलग से कुछ कानून हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूएपीए, पोटा और बहुत सारे आपके एनएसए वगैरह वगैरह जो एक्ट हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग अभी इसमें एक धारा जोड़ दी गई। किसमें? बीएनएस में। ये पहले धारा नहीं थी। एक कौन सी आपकी? ये धारा भी नहीं जोड़ी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये धारा आपकी नहीं जोड़ी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने एक उधर बताई, वो धारा नहीं जोड़ी गई थी। हिट एंड रन का मामला जोड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको आप। ठीक है। अब आतंकवाद कृत्य के लिए दंड कितने? 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। किसमें? 113 में। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 114 उपहति। उपहति मतलब होता है चोट। अगर कहीं सस्ती आ जाए, शास्ती अगर ये दे दें तो इसका मतलब होता है दंड। इसका मतलब क्या होता है? दंड। ठीक है। इसका मतलब दंड होता है। और उपहति मतलब चोट होती है। ठीक है। तो उपहति को परिभाषित किया गया किसमें? 114 में। 116 में बताया गया घोर उपहति। घोर उपहति मतलब गंभीर चोट। और ये कितने प्रकार की चोटें बताई गई? 8 प्रकार की चोटें इसमें आती हैं। और पिछले साल ये सवाल भी बना था कि घोर उपहति में कितने प्रकार की चोटें होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की चोटें होती हैं। और 116 में ये परिभाषित की गई। कौन कौन सी चोटें होती हैं उसमें? जैसे मान लो आपके आंख से रोशनी चली जाए, कान से, या मान लो सुनना न दे, या दांत टूट जाए, या कोई हाथ पैर या कोई शरीर का अंग टूट जाए, या कोई शरीर का अंग काम ना करे, स्थिर हो जाए। ये सारे लगभग 8 पार्ट दिए हैं। किसमें? धारा 116 में। ओके, समझ में आया आप लोगों का? आगे बात करते हैं। 126 क्या है? सदोष अवरोध। अवरोध का मतलब मैंने कहा कि जैसे ये व्यक्ति कोई जा रहा है, मान लो सपोज करो ये हमारे मित्र जा रहे हैं आराम से इस रास्ते में। ठीक है। इस रास्ते में जा रहे हैं, आपने यहाँ पे दीवार खड़ी कर दी, तो ये क्या हो गया इनके लिए? सदोष अवरोध हो गया। किसके तहत? 126 के तहत। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? 126 के तहत क्या होगा? सदोष अवरोध को बताया गया है। अब इनके बाद क्या हुआ कि अगले व्यक्ति ने एक और आ गया दूसरा, उसने क्या कर दिया? चल तो दीवार खड़ी कर दी इसकी। अब ये क्या होगा? परिरोध। परि मतलब चारों तरफ से, रोध मतलब क्या होता है? अवरोध मतलब एक प्रकार से रोक लगा देना। तो अब ये क्या हो गया? परिरोध हो गया। तो सदोष का मतलब क्या? दोष सहित। तो सदोष परिरोध किसमें? 127 में बताया कि सदोष परिरोध क्या है? अपराध है। और उसके लिए दंड का प्रावधान किसमें? 127 में। दंड जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। बाकी जो अननेसेसरी मतलब फालतू के बहुत दंड पढ़ोगे तब कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं सदोष अवरोध, सदोष परिरोध के दंड नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर। हम लोग बाकी आगे बात करते हैं। 132 देखिए, मैंने एक धारा पढ़ी थी 226, उन्होंने पढ़ी थी स्टार्टिंग में। देखिए 226 धारा पढ़ी थी। 226 धारा क्या कहती है? जब मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि रिलेट करते रहो, चीजों को रिवीजन होता रहता है आपका, इसलिए मैं इसको रिलेट करके पढ़ाता हूँ। समझिए आप, 226 इंपॉर्टेंट धारा है, इसी बार जोड़ी गई है। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवा के कर्तव्य में बाधा डालते हुए ये कहता है कि मैं फांसी लगा लूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, या मान अपने पेट्रोल छिड़कता है यानी सुसाइड करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे में उसको दंडित किया जाएगा। किसके तहत? 226 धारा के तहत। यदि कोई लोक सेवा के तहत, जैसे नहीं क्या होता है थाने के बाहर कभी पेट्रोल डाल लेना कि मैं आग लगा लूंगा, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो ये सब कृत्य किसमें होंगे? 226 के तहत अपराध है, धारा 226 के तहत बीएनएस में। 132 क्या कहता है? देखिए 132 हमसे ये कहता है कि लोक सेवा के कर्तव्य में बाधा डालने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। यहाँ लोक सेवक के ऊपर हमला कर देना या आपराधिक बल का प्रयोग कर देना किसमें? धारा 132 में अपराध है। ठीक है, समझ में आया? 132 के तहत कोई लोक सेवक के ऊपर क्या करता है? आपराधिक बल का प्रयोग करता है, हमला करता है, क्या है? उसके कर्तव्य पे बाधा डालने के लिए। ओके। 137 क्या है समझिए। 137 में व्याकरण बताया गया है, और व्याकरण 2 प्रकार का होता है। देखिए अभी हम लोग समझेंगे व्याकरण क्या होता है, अपहरण क्या होता है। ठीक है, पहले इसमें क्या अंतर था, अभी क्या अंतर हो गया, हम लोग दोनों चीज समझेंगे। देखिए व्याकरण अपहरण में पहले क्या था? एज मैटर करती थी। जैसे किसी क्या है, पुरुष की में एज अगर 16 साल तक है और महिला की एज 18 साल तक है, यदि उसको कोई व्यक्ति ले जा रहा है तो उसको हम लोग कहते थे व्यापहरण। क्या कहते थे? व्यापहरण कहते थे आईपीसी में। ठीक है, और उससे ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका क्या होता था? अपहरण होता था।
ठीक है। अभी क्या सिस्टम हो गया है कि इसमें एज की जो बाउंडेशन थी वो खत्म कर दी गई है, यानी कि किसी भी एज का व्यक्ति हो उसका व्याकरण भी हो सकता है, अपहरण भी हो सकता है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे। तो धारा 137 कैसे संबंधित है? व्याकरण से। व्याकरण दो प्रकार से होता है, भारत में से व्याकरण, भारत में से व्याकरण, और विधिपूर्व संरक्षण में से व्याकरण। यानी विधिपूर्व संरक्षण यानी वो अपने माता पिता के पास में है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास में है जो विधिपूर्व उसको रख सकता है, उसके संरक्षण से किसी को ले जाना, ये क्या कहलाएगा? व्याकरण। तो देखिए व्याकरण और अपहरण में सीधा सीधा ये अंतर है। व्याकरण का मतलब होता है किसी को बहला फुसला के ले जाना। जैसे अक्सर होता है कि जैसे कोई महिला भाग जाती है तो थाने में रिपोर्ट आती है कि जो है वो मेरी लड़की को बहला फुसला के ले गया, तो ये क्या हो जाएगा? व्याकरण, सिंपल सा। और अपहरण क्या होता है कि अब बलपूर्वक किसी को ले जाना। मान लीजिए जैसे क्या तुमने पिक्चर में देखा होगा पुरानी, आए गाड़ी में डाल लिए लेके चल दिए, ये क्या हो गया? अपहरण हो गया, कहते हैं उसका अपहरण हो गया। ठीक है। व्याकरण मतलब बहला के ले जाना, अपहरण मतलब उठा के ले जाना। ठीक है, मतलब बलपूर्वक ले जाने प्रकार से। तो 137 में किसको? व्याकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है। 138 में क्या है? अपहरण के संबंध में दंड की बात की गई। किसमें? 138 में। 37 में व्याकरण, 38 में अपहरण। ठीक। 139 में क्या है? भीख मांगने के लिए किसी बच्चे का अपहरण करके विकलांग करना। किसमें है? 139 में। दंड कितने वर्ष का? 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक। यानी भीख मांगने के प्रयोजन से किसी बालक का व्याकरण या अपहरण। ठीक है। व्याकरण मतलब उसको बहला फुसला के लेना या अपहरण करके उसका विकलांगीकरण कर देना। ये अपराध कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है, या 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। ओके। फिर 140 में क्या है? हत्या या फिरौती के लिए, हत्या या फिरौती के लिए अपहरण या व्याकरण करना। आप लोग क्या है आए दिन देखते होंगे कि हत्या के लिए उसकी जो है फिरौती, अपहरण कर लिया, व्याकरण कर लिया, मतलब अक्सर ये कभी कभी चीजें देखने को मिल जाती हैं। जब आप चीजों को क्राइम से रिलेटेड करके चीजें पढ़ोगे तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। समझ में आ गया आपको? तो हम लोग बात कर रहे हैं हत्या या फिरौती के लिए अपहरण या व्याकरण, कितने साल के लिए? 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के लिए। 143 देखिए, अब 143 से तो आई थिंक हमें लगता है इस एज के लोग सभी लोग परिचित होंगे। 143 का मतलब यह है कि इसमें किसी व्यक्ति को ले जाकर क्या है, उसको दुर्व्यापार के लिए बेच देना। ठीक है, यानी व्यक्ति का दुर्व्यापार। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी हमने सुनी होगी कि क्या है, उसको पहले प्यार में बहलाया फुसलाया, उसको ले जाकर फिर बंगाल में कहीं कहीं दुनिया भर की, वो सब एक प्रकार से कहते हैं ना कि वहां बेच दिया। तो यानी कि 143 में क्या है भैया, ले जाकर बेच देगा तुमको, समझ लो। तो ये क्या है? व्यक्ति का दुर्व्यापार। किसमें है? 143 में। तो ये हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, जो हमने आज पढ़ी है। तो हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स में हो गए आपके, मैंने 4 बताया अध्याय, सॉरी 3 अध्याय बताया, 5 अध्याय बताया और 6 अध्याय बताया। इससे पहले मैंने जो नई चीजें ऐड हुई वो मैंने बताई। हम पिछले 2 क्लासों का रिवीजन भी करते जा रहे हैं, और एक या 2 क्लासेस में, 2 क्लासेस में आपका ये क्या है, बीएनएस खत्म हो जाएगा, आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको इसलिए बढ़ा रहा हूँ, देखो बीएसए के बारे में, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में इस बार नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है, तो उसके पूछने की संभावना नगण्य है बिल्कुल। जो एक चीज जो पूछ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, यानी जो नए प्रावधान जुड़े होंगे वो पूछ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरा, बीएनएसएस की कुछ धाराएं आती हैं, बहुत ज्यादा धाराएं नहीं आती हैं, इससे आधी धाराओं में उसमें काम चल जाएगा। और तीसरा जो मैं बता दूं आपको कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा और बनता है कि ये अभी नया जोड़ा गया है, और नई जो चीजें जोड़ी जाती है उससे सवाल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई पूरी चीजें? तो ये आपकी क्लास होगी 10वीं। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। तो आप लोग क्या है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे क्या है कि वीडियो की पीडीएफ मिलती रहेंगी। सेकंड क्या है कि आप लोग क्लास के बारे में क्या इसमें सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ ये सर आप सुधार कर सकते हैं। उसमें मैं प्रयास करूंगा कि उसमें सुधार किया जाए। तो बस थैंक यू। आप